अनुच्छेद का चयन करें। अनुच्छेद 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। 1 भारत सरकार एवं संसद। 2 प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। 3 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई अथवा एजेंसी को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही हो। मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, इसलिए जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तब संबंधित इकाई के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 13(1) में वर्णित है। संविधान के लागू होने के पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वो विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के विरोध में होगी उस मात्रा तक शून्य नल हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार की विधियों की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। अनुच्छेद 13(2) में वर्णित है। सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में उस विधि को अवैध इलेजिटिमेट अथवा असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13(3) में वर्णित है। ये अनुच्छेद विधि लॉ को परिभाषित करता है। विधि के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। 1 संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधियां। 2 राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश। 3 शासकीय आदेश उपविधि नियम विनियम या अधिसूचना। 4 विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां या प्रथाएं। अनुच्छेद 13(4) में वर्णित है। यह उपबंध 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन विधि के द्वारा इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि से अलग है, परंतु गोलकनाथवाद में यह अंतर अस्वीकार कर दिया गया। अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त संरक्षण केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इसमें व्यक्ति से तात्पर्य निगम, कंपनी, नागरिक और विदेशी नागरिकों से है। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है।
अनुच्छेद 15(1) में वर्णित है। राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) में वर्णित है। राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर उपरोक्त विषयों में किसी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व एवं अयोग्यता आरोपित नहीं की जाएगी। होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, दुकान, कुएं, तालाब, घाट, सड़क जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी वित्त प्राप्त संस्थानों में प्रवेश एवं उपयोग से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 15(3) में वर्णित है। राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15(4) में वर्णित है। राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और न ही अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होगा। चंपकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद में अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(5) में वर्णित है। यह अनुच्छेद 2005 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे मंडल 2 कहा गया। सामाजिक और शैक्षिकी दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 15 की प्रकृति यह नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। इस मौलिक अधिकार में अनेक प्रतिबंधों का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16(1) में वर्णित है। सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है। राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) में वर्णित है। संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं को प्रदान करने में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) में वर्णित है। नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। अपर्याप्त शब्द का आशय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर समझा जा सकता है। पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की।
अनुच्छेद 16(4)(a) में वर्णित है। 85वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) में परिणामी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, न कि नियुक्ति की तिथि से। अनुच्छेद 16(4)(b) में वर्णित है। 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा खाली पड़ी बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है कि बैकलॉग सीटों को 100% आरक्षित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(5) में वर्णित है। किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अब इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1970 अनुच्छेद 18 में वर्णित है। राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि विदेशी राज्य से नहीं लेगा। विवाद 1954 में यह विवाद उत्पन्न हुआ जब भारत सरकार ने विभिन्न सम्मान एवं उपाधियां प्रारंभ की। बालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उपाधि और पुरस्कार में अंतर करना चाहिए। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधि नहीं, पुरस्कार हैं। समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान न किया जाए। अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देना, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। 1. अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। 2. प्रेस की स्वतंत्रता। 3. व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। 4. फोन रिकॉर्ड के विरुद्ध अधिकार। 5. प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। 6. किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। 7. सरकारी गतिविधियों की जानकारी, सूचना का अधिकार। 8. शांति का अधिकार। 9. किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। 10. प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है।
द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रतिबंध को लगाने के निम्नलिखित आधार हैं। 1 देश की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध बोलने पर प्रतिबंध है। 2 किसी की अवमानना करने पर प्रतिबंध है। 3 कुछ सदाचारों के विरुद्ध बोलने पर प्रतिबंध है। 4 जितने प्रतिबंध व्यक्ति की वाक स्वतंत्रता पर हैं। अनुच्छेद 19(1)(b) में वर्णित है। शांतिपूर्ण, हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, असामाजिक संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19(3) में वर्णित है। अनुच्छेद 19(3) द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन एकता, अखंडता के आधार पर शांति भंग की आशंका के आधार पर राज्य इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(c) में वर्णित है। समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा संविधान संशोधन के बाद इसमें सहकारी समितियों के निर्माण की भी स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 19(4) में वर्णित है। अनुच्छेद 19(4) द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन देश की एकता अखंडता के आधार पर। अनुच्छेद 19(1)(d) में वर्णित है। भारत के समूचे भूभाग में अबाध आवागमन का अधिकार। अनुच्छेद 19(5) में वर्णित है। लोकहित एवं लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19(6) में वर्णित है। आदिवासियों के क्षेत्र में बसने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19(1)(f) में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित करके अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत सांविधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(g) में वर्णित है। व्यवसाय, आजीविका, वृत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 20 में वर्णित है। देखने के लिए धन्यवाद। आगे की प्रतीक्षा करें।